Good morning, all. Very good morning to all. Good morning, Rishabh sir. Good morning, Moni. Good morning, Raksha, Ram. Good morning, Learning with Sharing. Good morning, Abbas, Nafia, Fatma, Bikaram. Very good morning to all. तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें जो अप्लाइड बायोलॉजी से भी आता है, एज वेल एज हम इम्यूनोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। अप्लाइड इम्यूनोलॉजी की जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करें। सो गेट के रिजल्ट आ चुके हैं। गेट में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो जो भी स्टूडेंट जिनका गेट एग्जाम क्लियर हो चुका है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स, एज वेल एज आईआईटी जैम का भी रिजल्ट आ चुका है। सो आईआईटी जैम जो भी स्टूडेंट ने क्लियर किया है, उन स्टूडेंट्स को भी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो कॉन्टेस्ट एंड लेक्चर सीरीज हम यूट्यूब पे ले रहे हैं, गेट बीटी 2020 को 2022 को, तो यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो। तो सभी स्टूडेंट्स सीरियस है, कॉन्टेस्ट पेपर को भी बहुत अच्छे से देते हैं एंड आपको सारे टॉपिक्स समझ में भी आ रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट्स कि जो इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सो आज हम डिस्कस करें गेट बीटी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करें। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है, ये मेजरली दो टॉपिक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट डे को हमने एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, वो था वैक्सीन्स। एंड वैक्सीन्स लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से अटेंड किया, एज वेल एज आपने कॉन्टेस्ट को भी दिया। तो थैंक यू ऑल, एज वेल एज आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो या आप जो प्यार दे रहे हो हमें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आईएफएस फैमिली की ओर से। तो ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें। सो गेट बीटी 2022, सो 2022 का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एंड ये आज का हमारा लेक्चर है, आज का हमारा टॉपिक है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। नाउ मेजर पॉइंट कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ये कोहलर एंड मिलस्टेन ने दी थी 1975 को। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो जो आप ये देख रहे हो, दिस इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंड ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी डिस्कवर की गई थी, मिलस्टेन एंड कोहलर जो साइंटिस्ट थे, तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम सम हाइब्रिडोमा सेल्स, उनकी सेल लाइंस को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नो आकृति, ये हमारा 5th लेक्चर है। हमारा फर्स्ट लेक्चर पहले ही हो चुका है जो वैक्सीन्स का था। तो ये 17th को लेक्चर स्टार्ट हुए,
तो ये 5th लेक्चर है। आकृति आप पीछे वाले लेक्चर्स अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। ओके, एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर्स हमने यहाँ पे कंडक्ट किए। सो टुडेज लेक्चर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हॉट टॉपिक करके बोला जाता है अप्लाइड बायोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते। नाउ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में फर्स्ट कि यहाँ पे हम मेजरली रोल प्ले करते, दैट इज सिंथेसिस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो मेजर रोल ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसे हम यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। नाउ पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड व्हाट इज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली हम ये दो टाइप के एंटीबॉडीज को मतलब देखते हैं कि पॉलीक्लोनल कुछ एंटीबॉडीज होते हैं एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस देखते हैं कि पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, नॉर्मल जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है दिस इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल। सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर, एंड ये जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। सपोज ये मेरे पास ट्यूब है एंड इस ट्यूब में मेरे पास जो डिफरेंट एंटीबॉडीज है, सो फॉर एग्जांपल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है वही डायरेक्टली देखते हैं। तो सपोज ये मेरा प्यारा माइस है एंड इस माइस में, so suppose this is the mice, okay, and this is the normal mice, and normal mice को अगर हम चैलेंज करते विथ एन एंटीजन, कि कोई भी एक एंटीजन है एंड उस एंटीजन के ऊपर डिफरेंट इपिटोप्स है। तो सपोज दिस इज द एंटीजन एंड इस एंटीजन के ऊपर डिफरेंट टाइप के इपिटोप्स है। सपोज इस टाइप के, इस कन्फर्मेशन का एक इपिटोप है, ये कन्फर्मेशन का एक इपिटोप है, देन ये वाले कन्फर्मेशन का एक इपिटोप है, एंड देन ये वाले कन्फर्मेशन का एक इपिटोप है। सो सपोज दिस इज ए इपिटोप, सपोज दिस इज बी इपिटोप, दिस इज सी इपिटोप एंड दिस इज डी इपिटोप। ओके, सो 4 डिफरेंट टाइप के इपिटोप है। तो एंटीजन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपिटोप्स होते हैं एंड इसे पॉलीवैलेंट एंटीजन बोलते हैं। सो नाउ दिस इज आल्सो द पॉलीवैलेंट एंटीजन, कि इस एंटीजन के ऊपर डिफरेंट टाइप के इपिटोप्स है। एंड हमने क्या किया, इस एंटीजन को इंजेक्ट किया रैट में। सो व्हेन वी इंजेक्ट दिस एंटीजन इनटू रैट, कि रैट में हम इस एंटीजन को अगर इंजेक्ट करते तो यहाँ पे तो उसके ऊपर डिफरेंट इपिटोप्स है एंड इस एंटीजन को जैसे हमने इंजेक्ट किया तो ऑब्वियसली एंटीजन इट इज फॉरिन फॉर रैट, कि ये रैट के लिए फॉरिन था एंड फॉरिन था इसलिए रैट में इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हुआ। सो देयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन द रैट। सो एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हुआ एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हुआ। सो इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए। करेक्ट। नाउ ये जो एंटीबॉडीज होते जो रैट में प्रेजेंट होंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो जो भी एंटीबॉडीज होंगे जो रैट में प्रेजेंट है क्योंकि वो एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए, अगर उन एंटीबॉडीज को हम सीरम से आइसोलेट करें, तो सपोज हमने रैट का सीरम आइसोलेट किया, तो इस रैट के सीरम में, तो सपोज दिस इज द रैट सीरम,
एंड रैट के सीरम में वो एंटीबॉडीज को अगर हमने देखा तो इसमें कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे एंड वो कौन से इपिटोप के अगेंस्ट होंगे। तो देखिए ये अगर एंटीबॉडी सीरम अगर हम ले तो सम एंटीबॉडीज दे आर अगेंस्ट द इपिटोप ए। सो एंटीबॉडी अगेंस्ट इपिटोप ए, so this is antibody against A epitope. Okay, then antibody against B epitope, तो कुछ एंटीबॉडी होंगे वो B epitope के अगेंस्ट होंगे, so against B epitope. then antibody against C epitope, तो कुछ एंटीबॉडीज C epitope के अगेंस्ट होंगे एंड सम एंटीबॉडीज दे आर अगेंस्ट D epitope. तो इस रैट के सीरम में जो रिस्पॉन्स होगा कि जो जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होंगे एंड दैट एंटीबॉडीज दे आर अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपिटोप्स. दिस सीरम मिक्सचर इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल मिक्सचर. सो दिस इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर. तो इसे हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर. तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई एंटीजन आता है, चाहे वो एंटीजन बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, चाहे वो एनी पैथोजन हो, तो वो एंटर होने के बाद हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्स किया जाता है, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. क्योंकि हमारे बॉडी में उस बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस होते या इपिटोप्स होते, उनको देखा जाता है एंड उन इपिटोप्स के अगेंस्ट, सारे इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी को सीक्रेट किया जाता है. तो डिफरेंट इपिटोप को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी बनाई जाती है एंड ये एंटीबॉडी का मिक्सचर जो हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है कि जो डिफरेंट इपिटोप को रिकॉग्नाइज करता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर. ओके, नहीं अभी तक ऋतिक ये गेट 2022 बैच में अभी तक हाइब्रिडोमा टेक स्टार्ट नहीं हुआ. ये लेक्चर है कि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का है. ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर. तो ये समझ में आया. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इपिटोप, वो एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट हो. देन इसके अगेंस्ट नाउ सेकेंड दैट इज monoclonal antibody. So monoclonal antibody means monoclonal antibody ये जो होता है, this is recognizing single kind of epitope. So monoclonal antibody they recognize single काइंड ऑफ इपिटोप. कि सिंगल काइंड के इपिटोप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ओके, नाउ एंड ये बहुत सिंपल है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये बहुत सिंपल टॉपिक है. देखिए सपोज कि यहां पे कोई एंटीजन है, सपोज इन सिंपल टर्म्स अगर हम डिस्कस करें तो सपोज कोई एंटीजन है एंड इस एंटीजन के ऊपर एक ही इपिटोप है. सपोज ये एंटीजन है एंड इस एंटीजन के ऊपर, सो दिस इज द एंटीजन एंड इस एंटीजन के ऊपर एक ही इपिटोप है. तो सपोज दिस इज ए इपिटोप, तो ए इपिटोप है. नाउ इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी कि जो इसको रिकॉग्नाइज करती है, अभी इस इपिटोप के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी होगी जो इसे रिकॉग्नाइज करेगी, this antibody is called as monoclonal antibody. So this is called as monoclonal antibody. So monoclonal antibody, this is against the single kind of the epitope. इतना याद रखें. एंड इसलिए monoclonal antibody ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो दे ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली. हमारे बॉडी में कभी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का रिस्पॉन्स नहीं होता. हमारा बॉडी का हमेशा रिस्पॉन्स जो होता है पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ द एंटीबॉडी फॉर्मेशन.
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट इपिटोप, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। यहां तक समझ में आपको पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल का डिफरेंस पता चला। सो द मिक्सचर जो भी होगा, उस मिक्सचर में अगर सिंगल टाइप के एंटीबॉडीज होंगे, सपोज ये सारे एंटीबॉडीज है एंड ये एंटीबॉडी अगेंस्ट इपिटोप ए, सो एंटीबॉडी अगेंस्ट ए इपिटोप, कि ए इपिटोप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है इसे हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए कि डिफरेंस बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल। तो आप देखो अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं जो डिफरेंट इपिटोप को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड मोनोक्लोनल में एक ही काइंड के इपिटोप को रिकॉग्नाइज करने वाले एंटीबॉडीज होते हैं, इसलिए इसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर बोलते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आया। So this is the difference between monoclonal and polyclonal antibody mixture. Okay? क्योंकि आशीष हमारे बॉडी में कभी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं आ सकता, क्योंकि एक एंटीजन के ऊपर डिफरेंट टाइप के इपिटोप्स होते हैं। जैसे आप अगर कोई बैक्टीरिया लो या वायरस लो, सिंपली अगर आप कोई भी पैथोजन लो जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं, सपोज मैंने एक बैक्टीरिया लिया, तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन, पैरासाइट अगर हमें इन्फेक्ट करते हैं, तो यहां पे देखो उस बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट काइंड्स के इपिटोप्स होते हैं। जैसे उस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ इपिटोप्स इस कन्फर्मेशन के होंगे, कुछ इपिटोप्स जो है वो इस कन्फर्मेशन के होंगे, कुछ इपिटोप्स इस कन्फर्मेशन के होंगे, सम इपिटोप्स दे आर लाइक दिस, सम इपिटोप्स दे आर लाइक दिस, some epitopes they are like this, and therefore होता ये है कि जब भी डिफरेंट काइंड्स के इपिटोप्स होंगे तो इसे बोलते हैं पॉलीवैलेंट एंटीजन। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीवैलेंट एंटीजन। एंड पॉलीवैलेंट एंटीजन के अगेंस्ट जब भी हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो हर एक इपिटोप को नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो कुछ एंटीबॉडीज इस इपिटोप के अगेंस्ट बनेंगे, करेक्ट, कुछ एंटीबॉडी इस टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट बनेंगे, कुछ एंटीबॉडी इस इपिटोप के अगेंस्ट बनेंगे, देन सम एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस इपिटोप, सम एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस इपिटोप। तो हर एंटीबॉडी को अगर नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाए, हर इपिटोप को नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाए, एंड उसके अगेंस्ट अगर डिफरेंट काइंड के इपिटोप रिकॉग्नाइज करने वाले एंटीबॉडी बनाई जाए, इसीलिए हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स कौन सा होगा? So there is production of polyclonal antibody। तो हमारे बॉडी में हमेशा प्रोडक्शन किसका होगा? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। एंड हमारे सीरम में अगर वो सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर। ये समझ में आया? क्योंकि सारे पैथोजेंस जो होते हैं वो पॉलीवैलेंट ही होते हैं। हमारे बॉडी में ऐसा कोई पैथोजन होता ही नहीं कि जो मोनोवैलेंट है, जिसमें सिंगल इपिटोप है, क्योंकि बैक्टीरिया का सरफेस लो, वायरस का सरफेस लो, पैरासाइट का सरफेस लो, ये सारे नॉन सेल्फ है, एंड उनके सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंड इसलिए सारे प्रोटीन्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द नॉन सेल्फ एंड एज ए इपिटोप, एंड देयरफॉर उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया जाता है। इसलिए कभी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता। ये समझ में आया? यस। नाउ देखिए कि हमें देखना है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज फेवरेट टॉपिक,
that is hybridoma. So ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड व्हाट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, दोनों में डिफरेंस क्या है. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू सिंथेसाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कि अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमें सिंथेसाइज करने तो हम उनको कैसे सिंथेसाइज करें. ओके, नाउ देखिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये जो डिस्कवरी है इसको नोबेल प्राइज दिया गया था एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय कोलेर एंड मेलस्टेन. इन दोनों साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को, एंड दिस इज फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. सो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, बैकग्राउंड बेस क्या है इस टेक्निक का, एंड उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे. ओके, नाउ पहले देखिए कि सपोज मेरे पास मेरा प्यारा माइस है, तो ये मेरा प्यारा माइस है एंड इस माइस में सपोज मैंने एक एंटीजन को इंजेक्ट किया, तो एक एंटीजन है एंड एंटीजन के ऊपर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ए इपिटोप है, तो डिफरेंट टाइप के इपिटोप है जिसके अगेंस्ट हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने. तो टारगेट इपिटोप्स को ही हम लेते हैं, देन बी इपिटोप, then C epitope, and then D epitope. तो ये 4 डिफरेंट टाइप के इपिटोप्स है कि जो डिफरेंट कन्फर्मेशन के. नाउ ये डिफरेंट कन्फर्मेशन के इपिटोप है एंड अभी हमें क्या करना है, जो भी आपका टारगेट एंटीजन होगा जिसके ऊपर आपको जिस इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम टारगेट इपिटोप के अगेंस्ट करते. जैसे आपको कोई प्रोटीन रिसर्च करना है, आपको कोई प्रोटीन को पता करना है कि वो बॉडी में कहाँ पे, तो उस एंटीजन का कंफर्मेशन आप ले सकते हो. या अगर आपको कैंसर सेल्स के अगेंस्ट कोई थेरेपी बनानी है, तो कैंसर सेल्स के ऊपर जो न्यू एंटीजन से एक्सप्रेस होते हैं, तो उसमें से कोई एंटीजन का कंफर्मेशन ले सकते हो. या कोई अदर कि जो आपके लिए टारगेटेड है इपिटोप, उसका कंफर्मेशन आप ले सकते हो. नाउ जैसे आप ये एंटीजन लोगे, उस एंटीजन को आपने क्या किया, इंजेक्ट किया. सो हमने इस एंटीजन को, सो दिस इज द एंटीजन एंड सपोज एंटीजन के ऊपर 4 इपिटोप्स है एंड इस एंटीजन को हमने इंजेक्ट किया. नाउ दिस एंटीजन इंजेक्टेड इन द रैट. ओके, अभी जैसे हम रैट में इंजेक्ट करते, इंजेक्ट करने के बाद अगर हम उस रैट का कुछ दिनों के बाद, जैसे 10 डेज या 15 डेज के बाद आप अगर उसका सीरम आइसोलेट करो, सो इफ वी आइसोलेट सीरम, सो इफ वी आइसोलेट सीरम आफ्टर इंजेक्टिंग एंटीजन, कि 15 या 20 डेज के बाद अगर आप सीरम इंजेक्ट आइसोलेट करो, तो सीरम आइसोलेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हियर देयर इज द इम्यून रिस्पॉन्स इन द रैट अगेंस्ट द एंटीजन, कि उस एंटीजन के इपिटोप के ऊपर जो इपिटोप थे, उस इपिटोप के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हुआ. नाउ इस इम्यून रिस्पॉन्स में एक तो फर्स्ट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो कुछ एंटीबॉडी ए इपिटोप के अगेंस्ट होंगे, करेक्ट, कुछ एंटीबॉडी बी इपिटोप के अगेंस्ट होंगे. तो सम एंटीबॉडी दे रिकॉग्नाइज ए इपिटोप, सम एंटीबॉडी दे रिकॉग्नाइज बी इपिटोप, some antibody they recognize C epitope, and some antibody they recognize D epitope. ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज है कि जो रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट
टाइप के एंटीबॉडीज बनेंगे जो डिफरेंट इपीटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे. नाउ दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज, यस, this type of antibody, this is called as polyclonal antibodies mixture. एंड यही हमने डिस्कस किया था कि जब भी कभी हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा पॉलीक्लोनल टाइप होता है, कि यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स किया जाता है. तो ये डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ इपीटोप. नाउ देखिए सिंपल टर्म कि अगर हम डिस्कस करें कि कोई भी एंटीबॉडी रिलीज की जाती है बाय द प्लाज्मा सेल, कि जो बी सेल से बनती है, एंड ये प्लाज्मा सेल, तो कुछ प्लाज्मा सेल्स होंगे जो ए टाइप के एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर रहे होंगे. तो देखिए इस रेट में कुछ प्लाज्मा सेल्स ऐसे होंगे, सो दिस इज द प्लाज्मा सेल, एंड ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट कर रही होगी इस टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कि ए इपीटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही होगी. सेकेंड, कुछ प्लाज्मा सेल्स ऐसे एक्टिवेटेड होंगे जो बी इपीटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही है, इसलिए वो बी एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट है. कुछ प्लाज्मा सेल्स ऐसे भी होंगे जो सी इपीटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करे, एंड सम प्लाज्मा सेल्स दे आर अगेंस्ट द डी इपीटोप. तो उस माइस में डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा सेल्स थे जो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज को सिक्रीट कर रहे थे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के इपीटोप से एक्टिवेटेड है. सो दिस इज द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड ये नॉर्मल इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो अभी हमारा गोल है, हमारा टारगेट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करना है. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट स्प्लीन सेल्स. सो आइसोलेट स्प्लीन सेल्स, कि हम क्या करते हैं, इस माइस का स्प्लीन आइसोलेट करते हैं, एंड स्प्लीन में से हम स्प्लीनोसाइट्स मींस हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लाज्मा सेल से प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करते हैं. सो इस माइस से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया, स्प्लीन के सेल्स, कि जिसमें स्प्लीन में, क्योंकि स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो स्प्लीन में जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो प्लाज्मा सेल्स को हमने आइसोलेट किया. अभी वो कौन से प्लाज्मा सेल्स है? सो दिस इज द फर्स्ट प्लाज्मा सेल, कि जो ए इपीटोप के अगेंस्ट एक्टिवेटेड है. दिस इज सेकेंड प्लाज्मा सेल जो बी इपीटोप के अगेंस्ट एक्टिवेटेड है. ये थर्ड प्लाज्मा सेल है, so this is the C epitope against activated है, and this is fourth plasma cell. तो हम क्या करते हैं, जो भी प्लाज्मा सेल्स है, और इसे आप बी सेल्स भी बोल सकते हो क्योंकि वो बी सेल्स से बनी हुई है, तो इन प्लाज्मा सेल्स को आप आइसोलेट करते हो और हम आइसोलेट करते हैं प्लाज्मा सेल्स. नाउ तो स्प्लीन को आइसोलेट किया उस माइस के, एंड स्प्लीन में से हमने प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट किया. नाउ ये प्लाज्मा सेल्स हमारे पास है कि जो एंटीजन हमने ऐड किया था उस एंटीजन के ऊपर जो इपीटोप थे उनके अगेंस्ट ये प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेटेड है. अभी यहां पे क्या किया जाता है, सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा सेल्स. सो दिस इज द प्लाज्मा सेल्स मिक्सचर, एंड इन प्लाज्मा सेल्स को जैसे हम लेते हैं उनको हम फ्यूज कराते हैं. तो उनको हम फ्यूज कराते हैं विद द कैंसर सेल्स. तो यहां पे हम फ्यूज कराते हैं इनको माइलोमा टाइप ऑफ द कैंसर, तो कैंसर से. सो these are the माइलोमा सेल्स. तो माइलोमा टाइप ऑफ कैंसर, तो कैंसर सेल से इनको फ्यूज कराते हैं. तो हमें करना क्या है कि प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करना है, एंड प्लाज्मा सेल्स को माइलोमा सेल्स की जो कैंसर सेल्स है, प्लाज्मा साइटोमा भी बोलते हैं, कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके साथ फ्यूज कराते हैं, क्योंकि हमें उनको इमॉर्टल करना है. एंड जैसे हम फ्यूज करेंगे, सो यहां पे फ्यूजन होगा. तो फ्यूजन के बाद पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल हम यूज करते हैं या इलेक्ट्रोफ्यूजन करते हैं, एंड इनको फ्यूज करते हैं.
तो नाउ ये फ्यूज हो गए। अभी फ्यूज होने के बाद हमारे पास आएंगे हाइब्रिड सेल्स की जिसे हम हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं। सो देखिए फर्स्ट ए इपिटोप की सेल जो है फ्यूज हो गई, देन सेकेंड बी इपिटोप की सेल फ्यूज हो गई प्लाज्मा सेल, देन थर्ड सी इपिटोप की सेल फ्यूज हो गई एंड डी इपिटोप की सेल फ्यूज हो गई। सो यहां पे एंड दिस इज फ्यूज विथ सेल, सो माइलोमा सेल, तो ये कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज हो गई। सो दिस इज द फ्यूज सेल। ओके, सो देर इज द फ्यूजन ऑफ सेल्स कि एक ए इपिटोपॉली सेल है, प्लाज्मा सेल है, दिस इज बी इपिटोपॉली प्लाज्मा सेल है, ये सी इपिटोपॉली प्लाज्मा सेल है एंड दिस इज डी इपिटोपॉली प्लाज्मा सेल। तो इनका फ्यूजन हुआ। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा सेल्स, हाइब्रिडोमा मीन्स ये फ्यूज्ड सेल से कैंसर सेल के साथ। नॉर्मल प्लाज्मा सेल जब कैंसर सेल के साथ फ्यूज होती है तो इसे बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। एंड ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है दे आर द इमॉर्टल सेल्स की जो कैंसर में कन्वर्ट हुए एंड इसे हम सेल लाइन में कन्वर्ट करते। तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स है। एंड अभी देखिए हाइब्रिडोमा सेल्स में सारे टाइप के सेल्स है। हाइब्रिडोमा सेल्स में कुछ हाइब्रिडोमा सेल ए टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहे होंगे, कुछ हाइब्रिडोमा बी इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रेट करे, कुछ हाइब्रिडोमा सी एंड कुछ हाइब्रिडोमा डी इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रेट करे। तो ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है नाउ हमें क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करके इनको सेपरेट करना है। तो हमने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन एंड सेपरेशन। तो यहां पे हम सिलेक्शन के लिए हैट सिलेक्शन मीडिया यूज करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो हैट मीडियम यूज किया जाता है जो सिलेक्शन के लिए। एंड इनको हैट मीडियम यूज करने के बाद देन इनको हम सिलेक्ट करते। सो हियर different hybridoma cells they are selected। तो हमने इनको सिलेक्ट किया एंड सेपरेट किया। तो देखिए डिफरेंट ट्यूब्स जो वायल्स होते हैं उनमें हमने उनको सेपरेट किया। तो फर्स्ट हाइब्रिडोमा सेल जैसे ए इपिटोप के अगेंस्ट हाइब्रिडोमा सेल है, इसको हमने सिलेक्ट किया। देन सेकेंड हाइब्रिडोमा सेल जो बी इपिटोप के अगेंस्ट है, देन थर्ड हाइब्रिडोमा सेल सी इपिटोप के अगेंस्ट है एंड फोर्थ हाइब्रिडोमा सेल डी इपिटोप के अगेंस्ट है। सो दिस इज द हाइब्रिडोमा सेल कि जो इमॉर्टल है। नाउ इनको हमने सिलेक्ट किया है कि जो फ्यूज सेल्स है कैंसर सेल्स के साथ, इनको हमने सिलेक्ट किया। नाउ देखिए ए इपिटोप बी इपिटोप सी इपिटोप एंड डी इपिटोप के अगेंस्ट जो सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज को सिक्रेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वायल में फर्स्ट ट्यूब में आपको वही एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल मिलेगी जो ए इपिटोप के अगेंस्ट है। सेकेंड ट्यूब में आपको वही एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल मिलेगी जो सेकेंड इपिटोप के अगेंस्ट है, बी इपिटोप के अगेंस्ट। थर्ड वायल में वही एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल मिलेगी जो सी इपिटोप के अगेंस्ट है एंड दिस इज डी इपिटोप। So this is the D epitope. So this is producing monoclonal antibody against. So these are the monoclonal antibody against A epitope। कि यहाँ पे A epitope के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल आपको मिल गई जो सेपरेटेड है। यहाँ पे आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल मिल गई जो अगेंस्ट बी इपिटोप है। ओके, देन यहां पे आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट
सी इपिटोप मिला एंड यहां पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट डी इपिटोप मिला। सो देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इपिटोप के अगेंस्ट के जो सेल्स है इसे हम हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं। ये हाइब्रिडोमा सेल्स को आपने सेपरेट किया एंड सेपरेट करने के बाद नाउ दीज आर द हाइब्रिडोमा सेल्स। सो हाइब्रिडोमा सेल्स जो सेपरेट किए हुए एंड वो सेपरेट करने के बाद उनको आप कंटिन्यूअसली सेल लाइन करके मेंटेन कर सकते हो। तो मेंटेन ईच हाइब्रिडोमा सेल्स इन द सेल लाइंस। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मेंटेन हाइब्रिडोमा सेल सेपरेटली इन सेल लाइन। कि सेल लाइंस जो होते हैं इसे कंटिन्यूअस सेल लाइंस बोलते हैं। कंटिन्यूअस सेल लाइन के फॉर्म में हम उनको मेंटेन करते हैं। सो आपके पास हाइब्रिडोमा सेल्स भी आ गए एंड ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है ये आपको कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके देंगे। सो दिस इज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आप बता दीजिए मुझे समझ में आया क्या? तो ये है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कि जिसमें आपको सिर्फ सेल्स को हाइब्रिडोमा सेल्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये क्यों करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसका रीजन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड, हेड सिलेक्शन मीडियम का रोल क्या है सिलेक्शन में वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? तो दिस इज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस? ओके, वेरी गुड नितिन। तो एनी डाउट? हाँ आशीष, हम हेड सिलेक्शन मीडियम को अभी डिस्कस करेंगे। हमने अभी पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाए जाते, सिंथेसाइज कैसे किए जाते। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन कि एक बेस हमारा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का बेस क्या है वो अभी हमने डिस्कस किया। सो यहां पे हम डिस्कस करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज। तो देखिए फर्स्ट जब हमने क्या किया कि हमारा जो टारगेट एंटीजन है उस टारगेट एंटीजन के ऊपर कुछ इपिटोप्स है, उनके अगेंस्ट हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने हैं। तो हम उस एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं रैट में, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, जिससे कि उसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट। एंड देन हम उस अगर रैट में से अगर सीरम को आइसोलेट करें तो हमें डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज मिलते सीरम से। ये जो मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स के इपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिक्सचर बोलते हैं। नाउ हमारा मेजर गोल है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उस रैट में जैसे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो, हम उस रैट में से स्प्लीन को आइसोलेट करते हैं एंड स्प्लीन में से स्प्लिनोसाइट्स जैसे प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स से होते जो एंटीबॉडी सीक्रेट करते। सो हम डिफरेंट टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट के जो प्लाज्मा सेल्स है उनको आइसोलेट करते हैं। सो फर्स्ट ट्यूब में हमने सारे प्लाज्मा सेल्स लिए जो ए बी सी डी डिफरेंट टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट एक्टिवेटेड है, जो उन इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सीक्रेट करे। उन प्लाज्मा सेल्स को हम फ्यूज करते हैं विद द कैंसर सेल्स। दिस आर कॉल्ड एज माइलोमा टाइप ऑफ कैंसर और प्लाज्मा साइटोमा हो सकता है, उससे हम फ्यूज करते हैं। जैसे हम प्लाज्मा सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिड मींस फ्यूज्ड सेल, प्लाज्मा सेल प्लस कैंसर सेल। तो प्लाज्मा सेल्स कन्वर्ट इनटू द कैंसर सेल, सो इसे हम हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं। एंड वो सेल इमॉर्टल सेल होते हैं कि जो आपको
लाइफ टाइम तक, इनडेफिनाइट टाइम तक एंटीबॉडी को सिक्रीट करके देंगे, एंड इसलिए हम इसे हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं। एंड ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है इनको हम सिलेक्ट करते, एक हैट सिलेक्शन मीडियम होता है उसके ऊपर, एंड उसको सेपरेट करते सेल्स को, एंड सेपरेशन में हर जैसे ए इपिटोप के अगेंस्ट जो हाइब्रिडोमा सेल्स है उसको सेपरेट करेंगे सेपरेट वायल में, देन बी, देन सी एंड डी सेपरेट प्लेट्स में उनको सेपरेट करते हैं, एंड ये उनमें ही उनको ग्रो किया जाता है। तो एक प्लेट आपकी होगी जो प्योर सेल्स होंगे हाइब्रिडोमा सेल्स, दे आर सिक्रेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट ए इपिटोप। एक प्लेट आपकी होगी कि जिसमें प्योर सेल्स होंगे जो बी इपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रेट करे। सो दिस इज द सेल लाइंस की जो हम फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये जो सेल्स है हाइब्रिडोमा सेल जो सेपरेटेड, कि जो आपको सिंगल काइंड के एंटीबॉडीज देंगे, वो एंटीबॉडी ओनली सिंगल टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट होंगे। जैसे ये सेल जो है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अगेंस्ट ओनली ए इपिटोप है, तो ये एंटीबॉडी ओनली ए इपिटोप को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंड, ये जो ट्यूब में जो एंटीबॉडीज है दे ओनली रिकॉग्नाइज द बी इपिटोप, करेक्ट। इस ट्यूब में जो एंटीबॉडीज है दे आर रिकॉग्नाइजिंग ओनली द सी इपिटोप। तो आपको सिंगल काइंड के इपिटोप को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो मिल गए, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो दीज आर द बेस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये समझ में आया आपको? यस। आशीष, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोफ्यूजन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर सकते हो, आप पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल यूज कर सकते हो, वो भी मेथड है कि जो आप फ्यूजन के लिए यूज कर सकते हो। देन नाउ, हाँ रूपाली, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आइसोलेशन कैसे करेंगे। देन ओके मनीषा, वेरी गुड। नाउ आकृति, हेड मीडियम हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहां तक समझ में आपको? यहां तक कोई डाउट? हम आगे जाए? यस, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड हेड सिलेक्शन मीडियम का रोल। नाउ यहां पे फर्स्ट कि व्हाई वी यूज द हाइब्रिडोमा सेल्स, कि हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है। सो हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्मेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम हाइब्रिडोमा सेल्स को फॉर्म क्यों करते। तो डायरेक्टली हम बी सेल्स को भी तो यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हाइब्रिडोमा सेल्स को ही क्यों करें, ये भी तो क्वेश्चन है। कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज क्यों करें। सो हियर नहीं होता बायोटेक्नो, यहाँ पे प्लेट में एंटीजन की होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से एक्टिवेटेड सेल्स है हाइब्रिडोमा सेल्स, वो डायरेक्टली एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे। अभी देखिए हाइब्रिडोमा सेल्स ही क्यों, नॉर्मली अगर आप देखो तो जो भी बी सेल्स होते, नॉर्मल बी सेल्स, तो इफ यू टेक नॉर्मल बी सेल एंड नॉर्मल बी सेल, और यही बी सेल आगे जाके कन्वर्ट किस में होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में। सो नॉर्मल बी सेल्स एंड बी सेल्स को आप फ्यूज कर रहे हो, फ्यूज विद द विच टाइप ऑफ सेल, माइलोमा कैंसर सेल, करेक्ट। तो हमारा एक फर्स्ट, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक डाउट है कि हम बी सेल्स की जो नॉर्मल सेल्स है या प्लाज्मा सेल्स हम बोल रहे हैं उनको हम फ्यूज करते हैं कैंसर सेल्स के साथ, एंड देन हमें मिलते हैं कौन से टाइप के सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज द हाइब्रिडोमा सेल्स, करेक्ट। तो यही हम डिस्कस करें कि हम फ्यूज करते हैं नॉर्मल बी सेल्स को माइलोमा कैंसर सेल्स के साथ, तो हमें मिलते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। नाउ व्हाई वी फ्यूज बी सेल्स विद द माइलोमा सेल्स, क्वेश्चन क्या है कि हम बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज क्यों करें। अभी ये क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो फाइनाइट होता है। सो फाइनाइट
लो लाइफ स्पैन, कि बी सेल्स का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 3 to 5 days का लाइफ स्पैन होता है बी सेल्स का, वो बहुत ही कम होता है, एंड इसलिए बी सेल्स तब तक ही सर्वाइव करती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड कैंसर सेल्स, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है? सो दे आर इमॉर्टल, दे आर इनडेफिनाइट, सो इनडेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो इनडेफिनाइट होता है। सो बिकॉज, करेक्ट आशीष, वो इनडेफिनेटली ग्रो होने के लिए, बिकॉज दे आर इमॉर्टल, कि ये इमॉर्टल होते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये था कि वाई बी सेल्स फ्यूज विद द माइलोमा सेल, ये इसलिए फ्यूज किए जाते हैं क्योंकि बी सेल्स कम टाइम तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। बी सेल्स हमें लाइफ टाइम तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके नहीं दे सकते, हमें लॉन्ग टाइम तक अगर एंटीबॉडी चाहिए तो बी सेल्स को आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना पड़ेगा। नॉर्मल बी सेल कभी भी ज्यादा सर्वाइव नहीं करती, एंड इसीलिए ये जो फाइनाइट हम लिख रहे हैं, इस फाइनाइट को आप इनफाइनाइट कैसे करोगे? तो इनडेफिनाइट और इनफाइनाइट जो लाइफ स्पैन होता है, जो इमॉर्टल होता है, सो वो कैसे करोगे? इसीलिए अगर सेल्स को आपको कन्वर्ट करना है फाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो आपको उसको इमॉर्टल करना पड़ेगा, आपको फ्यूज करना पड़ेगा कैंसर सेल्स के साथ में। ओके, एंड इसीलिए हम हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बी सेल फ्यूज होती है कैंसर सेल्स के साथ में, तब यहां पे अभी इसका जो लाइफ टाइम हुआ इनफाइनाइट हुआ, एंड दिस इज इमॉर्टल। मींस नाउ ये बी सेल जो होगी वो इनफाइनाइट लाइफ स्पेन तक सर्वाइव करेगी, एंड ये इमॉर्टल भी होगी। इसका मतलब आगे जाके इससे जो भी आप कंटिन्यूसली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके ले सकते हो। तो ये हम अगर लेबोरेटरी में मेंटेन करें कल्चर को, तो वो कंटिन्यूसली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा के देती है। सो देयरफॉर वी यूज बी सेल्स एंड फ्यूज विद द माइलोमा सेल्स। ओके, हाँ श्वेता, आप ऑनलाइन जो कॉन्टेक्ट नंबर है आईएफएस के, उसमें आप कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां पे इंक्वायर कर सकते हो। नाउ ये हुआ कि हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन क्यों किया गया। नाउ सेकेंड, कि हाइब्रिडोमा सेल्स के फॉर्मेशन में यहाँ पे जो सेल्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कैंसर सेल्स अगर सिलेक्ट किए जाए तो उन कैंसर सेल्स में म्यूटेशन कौन से टाइप का होना चाहिए। जैसे कि कैंसर सेल्स में सपोज ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन है, जैसे आरबी में म्यूटेशन है, तो उन टाइप के कैंसर सेल्स को अगर हम यूज करें तो नॉर्मल बी सेल्स में नॉर्मल आरबी होगा, एंड कैंसर सेल्स में रिसेसिवली म्यूटेट है, तो नॉर्मल सेल्स कभी भी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड इसलिए यहाँ पे जो कैंसर सेल्स यूज किए जाते हैं जिनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो डोमिनेंटली म्यूटेटेड है, उन कैंसर सेल्स को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि वो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स को इमॉर्टल कराए। जैसे कि सपोज कैंसर सेल्स में कोई एक म्यूटेशन है, BCL2 ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है। सपोज अगर इस कैंसर सेल में BCL2 जीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, तो BCL2 ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन का जीन है, अगर BCL2 एक्सप्रेस हुआ तो उन सेल्स में कभी एपोप्टोसिस नहीं होगा। अभी नॉर्मल बी सेल्स, उनमें नॉर्मल BCL2 एक्सप्रेस हो रहा होगा, बट जब वो कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो उन फ्यूज सेल्स में हाई BCL2 का एक्सप्रेशन होगा, एंड हाई BCL2 एक्सप्रेशन लीड्स टू कि वहां पे सेल्स में एपोप्टोसिस नहीं होगा, सेल्स बिकम्स इमॉर्टल। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे ऐसे ही कैंसर सेल्स यूज किए जाते हैं कि जो मेजर रोल प्ले करके, जिनमें ऑन्कोजीन्स बन चुके, उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुके। तो जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको मोस्टली यूज किया जाता है। नाउ अभी यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल बी सेल्स के प्रॉपर्टीज कौन से एंड कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टीज कौन से। तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द सेल्स, और फर्स्ट हम डिस्कस करें प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बी सेल्स,
एंड कैंसर सेल्स, कि बी सेल्स एंड कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टीज कौन से। नाउ देखिए बी सेल्स एंड कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टीज में एक तो फर्स्ट, तो बी सेल and this is normal, okay, and cancer cell or myeloma cancer, cancer cell, okay. Now let's discuss the properties of the B cells and the cancer cells. Now B cells में कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं एंड कैंसर सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं एंड इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। नाउ फर्स्ट जो बी सेल्स होते हैं, ये बी सेल्स दे आर द इमॉर्टल नेगेटिव, so these are immortal negative. Immortal negative means definite finite lifespan होता है, so finite lifespan, तो इनमें फाइनाइट लाइफ होता है इसलिए इसे हम इमॉर्टल नेगेटिव बोलते हैं। सेकेंड कि यहाँ पे ये जो होते हैं इनमें IgM पॉजिटिव मीन्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, जब बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। देन HGPRT पॉजिटिव मीन्स हाइपोक्सैंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज पॉजिटिव है। देन थाइमिडिन काइनेज पॉजिटिव, कि थाइमिडिन काइनेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब नॉर्मल सैल्वेज पाथ, सो नॉर्मल सैल्वेज एंड डी नोवो पाथ, कि यहाँ पे नॉर्मल सैल्वेज पाथवे भी होता है एंड नॉर्मल डी नोवो पाथवे भी होता है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का। तो HGPRT एंड थाइमिडिन काइनेज ये सैल्वेज पाथ के लिए नेसेसरी होते हैं एंड ये दोनों भी पाथवे बी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स है उनमें नॉर्मल होते हैं, ओके। सो ये नॉर्मल बी सेल्स के प्रॉपर्टीज है। इसी को अगर हम कैंसर सेल्स माइलोमा सेल्स के साथ अगर देखें कि माइलोमा सेल्स के प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करें तो माइलोमा सेल्स दे आर इमॉर्टल पॉजिटिव, करेक्ट, क्योंकि वो इमॉर्टल है, सो इनफाइनाइट लाइफ, ओके। सेकेंड ये IgM नेगेटिव है मीन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते माइलोमा सेल से। देन HGPRT नेगेटिव होते, थाइमिडिन काइनेज नेगेटिव होते, तो HGPRT हाइपोक्सैंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज हो, देन थाइमिडिन काइनेज नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है सैल्वेज पाथ नॉट वर्क, सो नो सैल्वेज पाथ, कि यहाँ पे सैल्वेज पाथ नहीं होता। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कैंसर सेल्स में सैल्वेज पाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे HGPRT एंड थाइमिडिन काइनेज नहीं है, सो ओनली डी नोवो पाथवे एक्टिव, तो ओनली डी नोवो पाथ वर्क और एक्टिव, कि इनमें ओनली डी नोवो पाथ से न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस किया जाता है। नाउ ये एक क्रिटिकल स्टेप है कि जहां पे माइलोमा सेल्स है जिनमें HGPRT नेगेटिव है एंड थाइमिडिन काइनेज नेगेटिव है, सो देयरफॉर सैल्वेज पाथवे काम नहीं कर रहा, तो ओनली डी नोवो पाथ से न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस किया जाता है, ओके। सो यहां तक समझ में आपको। नाउ इनको अगर हम फ्यूज करें तो इनको फ्यूज करें एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स, so formation of हाइब्रिडोमा सेल्स, तो अगर हाइब्रिडोमा सेल्स को फॉर्म करें तो फ्यूज करने के बाद अभी देखिए हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो हाइब्रिडोमा सेल्स के प्रॉपर्टीज कौन से होंगे, तो अभी आप मुझे बता दीजिए वो प्रॉपर्टीज जो हाइब्रिडोमा सेल्स के कौन से होंगे। यस
तो ये हुआ कि नॉर्मल सेल्स कि जैसे बी सेल्स है माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज किया। अभी हमें क्या चाहिए था कि बी सेल्स की फाइनाइट लाइफ थी, जो इमॉर्टल नेगेटिव थे, हमें वो चेंज करना था, एंड बी सेल्स को क्या करना था, इमॉर्टल करना था, इनफाइनाइट करना था। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडोमा सेल्स में क्या हुआ, इनफाइनाइट, सो बी सेल्स बिकम्स नाउ इमॉर्टल पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे उनका लाइफ जो हुआ इनफाइनाइट हुआ, तो लाइफ इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लाइफ हुआ। करेक्ट, पहली चीज ये हुई कि इनफाइनाइट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड, करेक्ट नितिन, करेक्ट विक्रम, कि इमॉर्टल पॉजिटिव हो गए। देन सेकेंड, आईजीएम पहले से ही पॉजिटिव है क्योंकि वो बी सेल्स थे, तो आईजीएम पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड, एचजीपीआरटी पॉजिटिव है, यस, एचजीपीआरटी पॉजिटिव, करेक्ट आकृति, आईजीएम पॉजिटिव है, करेक्ट विक्रम, आईजीएम पॉजिटिव है। देन थाइमिडिन काइनेज पॉजिटिव है, तो थाइमिडिन काइनेज भी पॉजिटिव है। तो जो भी हाइब्रिडोमा सेल्स होंगे इनमें प्रॉपर्टीज में देखो कि यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्मल सैल्वेज एंड डिनोपाथ। तो यहाँ पे नॉर्मल सैल्वेज एंड डिनोपाथ, वर्क, तो यहाँ पे नॉर्मल साल्वेज एंड डिनो पाथवे काम करता है। तो करेक्ट, सो ये हाइब्रिडोमा सेल्स के प्रॉपर्टीज हो गए। नाउ आप देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि हमें ऐसी हाइब्रिडोमा सेल चाहिए थी, या हमें ऐसी सेल चाहिए थी, वो सेल इमॉर्टल पॉजिटिव होनी चाहिए। वो सेल क्या होनी चाहिए, इमॉर्टल पॉजिटिव भी होनी चाहिए। सो वो इमॉर्टल पॉजिटिव हो गई। वो सेल आईजीएम पॉजिटिव की उसने एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करनी चाहिए, यस, वो आईजीएम पॉजिटिव भी है। उसमें एचजीपीआरटी पॉजिटिव होना चाहिए एंड थाइमिडिन काइनेज पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें नॉर्मल सैल्वेज पाथवे भी काम करना चाहिए एंड डिनोपाथ, तो नॉर्मल डिनोपाथ तो होगा ही क्योंकि वो हाइब्रिडोमा सेल है, तो ये डिनोपाथ, क्योंकि नॉर्मल बी सेल्स में डिनोपाथ प्रेजेंट था, तो इसलिए उसमें बी सेल से डिनोपाथ भी चलेगा। इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज द मेजर प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए थी, ये हमें मिल गई, इसलिए हम इसको फ्यूज कर रहे थे कैंसर सेल के साथ। ओके, सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि इमॉर्टल करना था, अभी वो इमॉर्टल हो गई। तो यहां तक समझ में आया, तो इसलिए हमने हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन किया। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये हुआ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। नाउ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में ये हमने हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज द, अभी हम हेड सिलेक्शन मीडियम का रोल देखते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, रोल ऑफ हेड सिलेक्शन मीडियम। So role of head selection medium. Now जो हेड सिलेक्शन मीडियम है इसका रोल क्या है वो देखते हैं। नाउ देखिए हेड सिलेक्शन मीडियम में फर्स्ट अभी हमारे पास माइस है, ओके, एंड इस माइस में हमने जो हमारा टारगेट एंटीजन है उसको इनोकुलेट किया। सो अभी हम एंटीजन को इनोकुलेट करते हैं। सो एंटीजन के ऊपर डिफरेंट काइंड के इपिटोप से, सपोज एंटीजन के ऊपर ये 3 डिफरेंट टाइप्स के इपिटोप थे, ए इपिटोप, बी इपिटोप एंड सी इपिटोप, जिसके अगेंस्ट हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स फॉर्मेशन करने हैं।
नाउ ये हमने एंटीजन लिया। अभी देखिए इस एंटीजन के ऊपर, अभी इस एंटीजन को हम इंजेक्ट कराते माइस में। तो ये जो एंटीजन का है, इसमें इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन कराते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन ये फर्स्ट डे को किया जाता है। तो 0 डे मीन्स फर्स्ट हमने प्राइमरी इन्फेक्शन किया। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद अगेंस्ट 7 डेज के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन किया जाता है। सो 7 डेज या 10 डेज के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंड अगेन टर्शरी इन्फेक्शन सेम एंटीजन का आफ्टर 20 डेज, कि 20 या 21 डेज के बाद टर्शरी इन्फेक्शन किया जाता है। ये जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि उस माइस में स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो, हमारे एंटीजन के अगेंस्ट हाई अमाउंट में बी सेल्स फॉर्मेशन हो, हाई अमाउंट में प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन हो, एंड क्योंकि हमें उनको आइसोलेट करना है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलपमेंट के लिए इस एंटीजन को उस माइस में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शरी इन्फेक्शन में स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स लिया जाता है। नाउ जैसे इस माइस में नाउ जैसे एंटीजन इंट्रोड्यूस किया, सो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो उस माइस में स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही जनरेट होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद नाउ हम क्या करते हैं, अभी हमें सेल्स को आइसोलेट करना है। सो हम आइसोलेट करते हैं स्प्लीन को। सो स्प्लीन रिमूवल, कि स्प्लीन को आइसोलेट करते हैं, एंड स्प्लीन से स्प्लीन आइसोलेट करना, देन होमोजेनाइज स्प्लीन। होमोजेनाइजेशन क्या, होमोजेनाइज सेल डिसएग्रीगेटेड, तो सेल्स को डिसएग्रीगेट किया, एंड देन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्प्लीन में से स्प्लिनोसाइट्स को आइसोलेट करो। तो आइसोलेशन ऑफ द cells on the basis of, so isolation of plasma cells on basis of density gradient. So isolation of plasma cells on basis of density gradient. तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस के ऊपर हमने प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी हमने उनको आइसोलेट किया। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि स्प्लीन में सभी टाइप के सेल्स होंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि पहले तो हमें प्लाज्मा सेल्स चाहिए, तो आप प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करो। सो सपोज कि एक बैंड जो था वो आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, देन सेकेंड बैंड सपोज कोई टी सेल्स हो, एंड थर्ड बैंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स फॉर्मेशन होते हैं। नाउ इसमें से सपोज आरबीसी है, टी सेल्स, बी सेल्स, डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेल्स कौन से, तो बी सेल्स। तो आप क्या कर दो, आइसोलेट बी सेल्स, तो आइसोलेशन ऑफ द, और सेपरेट द लेयर्स, तो आइसोलेशन ऑफ बी सेल्स, और इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। एंड ये जो प्लाज्मा सेल्स है दे आर एक्टिवेटेड अगेंस्ट अवर इपिटोप, ये हमारे इपिटोप के अगेंस्ट एक्टिवेटेड सेल्स है, इनको हम आइसोलेट करते हैं। नाउ जैसे हम इपिटोप के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल्स को आइसोलेट करते हैं, सो देखिए आपके पास एक प्लाज्मा सेल होगी, सो दिस इज द प्लाज्मा सेल अगेंस्ट ए इपिटोप, करेक्ट।
देन और एक प्लाज्मा सेल होगी, नाउ दिस इज प्लाज्मा सेल अगेंस्ट बी इपिटोप. सो प्लाज्मा सेल अगेंस्ट द बी इपिटोप. एंड और एक प्लाज्मा सेल होगी, प्लाज्मा सेल अगेंस्ट सी इपिटोप. तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मा सेल्स दैट वी हैव आइसोलेटेड. एंड ये डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा सेल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे उस सीरम में, क्योंकि इन्हीं एंटीजेंस को हमने ऐड किया था कि जिस एंटीजन के ऊपर ए बी सी डिफरेंट टाइप्स के इपिटोप्स थे. तो जो आप एंटीजन से इन्फेक्ट करोगे उसी एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल्स एक्टिवेट होंगे एंड वही सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे. नाउ ये जो प्लाज्मा सेल्स है उन प्लाज्मा सेल्स को हम फ्यूज करते विथ माइलोमा सेल्स. So these are the myeloma कैंसर सेल और प्लाज्मासाइटोमा. तो इस कैंसर सेल्स को हम फ्यूज करते और प्लाज्मा सेल्स दे आर फ्यूज विद द कैंसर सेल्स कि कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज करते. नाउ ये देखिए कि ये जो कैंसर सेल्स के साथ फ्यूजन है इसको आप इलेक्ट्रिकली फ्यूज कर सकते हो और यूज ऑफ द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल सर सेल फ्यूजन टेक्निक यूज किए जाते हैं. सपोज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल हमने यूज किया एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से हमने इनको फ्यूज किया. तो अभी हमारे पास एक सेल ऐसी है, then second cell and third cell. Okay, and यहाँ पे there is the presence of cancer cell. तो जो सेल फ्यूजन है जिसमें हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है. अभी हाइब्रिडोमा सेल्स का फॉर्मेशन में देखिए, हाइब्रिडोमा सेल्स में एक तो फर्स्ट कि एक हाइब्रिडोमा होगी जो इपिटोप ए के अगेंस्ट है, तो हाइब्रिडोमा अगेंस्ट इपिटोप ए. सेकेंड हाइब्रिडोमा ये होगी अगेंस्ट इपिटोप बी इपिटोप. एंड थर्ड हाइब्रिडोमा अगेंस्ट सी इपिटोप. तो ये हाइब्रिडोमा अगेंस्ट सी इपिटोप. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट हाइब्रिडोमा सेल्स के जो फॉर्मेशन हुए एंड ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स है अगेंस्ट डिफरेंट इपिटोप. तो दिस इज अगेंस्ट ए इपिटोप. अभी देखिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से रैंडम सेल फ्यूजन होता है, तो कुछ सेल्स आपको ऐसे भी मिलेंगे. कैसे कि जो बी सेल्स के साथ फ्यूज हो चुके. तो सम सेल्स लाइक दिस कि बी सेल्स के साथ फ्यूज हो चुके, प्लाज्मा सेल्स के साथ फ्यूज हो चुके. एंड कुछ हाइब्रिडोमा सेल्स ऐसे भी मिलेंगे जो कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज हो चुके. तो ऐसे भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्योंकि कैंसर सेल के साथ भी फ्यूज हो सकती है, बी सेल के साथ भी फ्यूज हो सकती है. एंड कुछ सेल्स ऐसे मिलेंगे बी सेल फ्यूज विद द कैंसर सेल जिसे हम हाइब्रिडोमा सेल्स बोलेंगे. तो कॉम्बिनेशन में दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड मिक्सचर में ये टाइप भी सेल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यूज कर रहे हैं. ये समझ में आया. नाउ हम हमारे सेल्स को आइसोलेट कैसे करेंगे कि हमें अगर हाइब्रिडोमा सेल्स चाहिए तो हाइब्रिडोमा सेल्स ही कैसे आइसोलेट करें, बाकी के सेल्स को इलिमिनेट कैसे करें, क्योंकि उस मीडिया में या उस मिक्सचर में सारे टाइप के सेल्स होंगे. कुछ बी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे जो फ्यूज नहीं हुए, कुछ बी सेल के साथ फ्यूज हुए भी प्रेजेंट होंगे, कुछ बी सेल्स कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज हुए भी प्रेजेंट होंगे, कुछ कैंसर सेल्स के साथ भी फ्यूज हुए प्रेजेंट होंगे, या कुछ ओनली कैंसर सेल भी प्रेजेंट होंगे जो फ्यूज ही नहीं हुए. तो ये पूरा मिक्सचर होगा जो प्रेजेंट है, बट इसमें से हमें ओनली सिलेक्शन करना है हाइब्रिडोमा सेल्स का.
So here there is the selection of hybridoma cells. तो हाइब्रिडोमा सेल्स का सिलेक्शन कैसे करें? तो यहाँ पे हाइब्रिडोमा सेल्स के सिलेक्शन में हम यहाँ पे यूज कर सकते, सो यूज ऑफ द यस हैट सिलेक्शन मीडिया। तो यहाँ पे हम यूज करते हैट सिलेक्शन मीडियम। तो हैट सिलेक्शन मीडियम इसको यूज किया जाता है। एंड ये जो हैट सिलेक्शन मीडियम है, ये हैट सिलेक्शन मीडियम पे हम हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं एंड बाकी के सेल्स इलिमिनेट हो जाते। तो ये सिलेक्टिव मीडिया है। अभी हैट सिलेक्शन मीडियम में H इज फॉर द hypoxanthine, so H is for hypoxanthine, then A is for aminopterin and T is for the thymidine. So hypoxanthine, then aminopterin and thymidine. तो ये जो मीडिया है इसे हम बोलते हैं हैट सिलेक्शन मीडियम। नाउ ये देखिए हाइपोक्सैंथिन, दिस इज रॉ मटेरियल फॉर द सैल्वेज पाथ, so this is required for raw material for salvage pathway, कि जो सैल्वेज कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड को रिसाइकल किया जाता है उस पाथवे में ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं। क्योंकि रिसाइकलिंग है तो आपको कोई प्रिकर्सर पहले से ही देना पड़ेगा, तब जाके वो रिसाइकल होगा। सिमिलर थाइमिडीन, दिस इज ऑल्सो रॉ मटेरियल फॉर सैल्वेज पाथ, कि ये भी सैल्वेज पाथवे के लिए रॉ मटेरियल करके काम करता है। तो हाइपोक्सैंथिन, सो ये एचजीपीआरटी एंजाइम जो हम यूज करें वो इसी के लिए, कि हमारे पास हैट सिलेक्शन मीडियम है तो इसी के लिए हम एचजीपीआरटी एंजाइम्स को भी यूज करते हैं। क्योंकि एचजीपीआरटी एंड थाइमिडीन काइनेज बोथ एंजाइम्स दे रिक्वायर्ड, कि जो प्रिकर्सर को न्यूक्लियोटाइड्स बायोसिंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो देयरफॉर ये रॉ मटेरियल करके यूज होता है एंड इसलिए हम हाइपोक्सैंथिन एंड थाइमिडीन यूज कर रहे हैं। ओके, तो जिनमें भी सैल्वेज पाथवे काम करेगा उनमें एचजीपीआरटी एंजाइम को यूज किया जाएगा। देन सेकेंड अमाइनोप्टेरिन, ये मेजरली इनहिबिटर है, तो इसको आप स्पेशली याद रखना, ये इनहिबिट करता है डी नो पाथवे को। सो डी नो पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। तो ये डी नो पाथ को इनहिबिट करता है एंड इसलिए अमाइनोप्टेरिन अगर प्रेजेंट होगा तो जो भी सेल्स में डी नो पाथवे चल रहा है, डी नो पाथ से न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस हो रही है, उन सेल्स में न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस नहीं होगी। सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द हैट सिलेक्शन मीडियम। तो ये याद रखिए क्योंकि हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज द हैट सिलेक्शन मीडियम? तो ये हैट सिलेक्शन मीडियम क्या है ये हम डिस्कस करें। तो ये समझ में आपको हैट सिलेक्शन मीडियम। तो दिस इज द हैट सिलेक्शन मीडियम। नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये हुआ कि हैट सिलेक्शन मीडियम में हाइपोक्सैंथिन थाइमिडीन रॉ मटेरियल करके काम करते हैं एंड अमाइनोप्टेरिन जो है वो इनहिबिटर है डी नो पाथ का। नाउ यहाँ पे हियर देयर इज द मेजर रोल, कि हैट सिलेक्शन मीडियम में मेजर रोल होता है कि कौन से सेल्स ग्रो होंगे। नाउ हमारे पास कौन से सेल्स है? एक तो हमारे पास है बी सेल्स, सो मीडियम पे बी सेल्स होंगे जो नॉर्मल बी सेल्स है।
तो नॉर्मल बी सेल्स एक होंगे। सेकेंड हमारे पास है कैंसर सेल्स, तो माइलोमा कैंसर। एंड थर्ड हमारे पास है हाइब्रिडोमा सेल्स। तो दिस इज द हाइब्रिडोमा सेल। ओके, सो नाउ अभी क्वेश्चन ये है कि उसमें से कौन से सेल्स हेड सिलेक्शन मीडियम पे ग्रो होंगे एंड कौन से सेल्स ग्रो नहीं होंगे। तो कौन से सेल्स ग्रो होंगे, कौन से सेल्स ग्रो नहीं होंगे। सो यस, तो यहां पे देखिए मेजर तो यहाँ पे कौन से सेल्स ग्रो होंगे। सो नॉर्मल बी सेल्स की जो हेड सिलेक्शन मीडियम पे होगी तो ये कुछ टाइम तक ही ग्रो होगी, उसके बाद उसको उसकी डेथ हो जाएगी। सो इट हैविंग द फाइनाइट लाइफ स्पैन। सो फाइनाइट लाइफ स्पैन होता है एंड देन आफ्टर सम टाइम डेथ होती है। सो इट हैविंग फाइनाइट लाइफ स्पैन एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो नॉर्मल बी सेल्स जो होंगे, जो नॉर्मल बी सेल्स होंगे वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे ज्यादा टाइम तक हेड सिलेक्शन मीडियम पे एंड दे आर इलिमिनेटेड। देन माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स की ये इनकी डेथ हो जाएगी। सो डेथ ऑन हेड सिलेक्शन मीडियम, कि हेड मीडियम के ऊपर डेथ होगी क्योंकि इनमें डी नोवो पाथ पे काम कर रहा था एंड डी नोवो पाथ को हमने अमाइनोप्टेरिन से इनिबिट किया एंड इसलिए कैंसर सेल्स जो होंगे वो डेथ हो जाएंगे, वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें डी नोवो पाथ इनिबिट हो गया, क्योंकि उनमें सेल्वेज पाथ था ही नहीं। HGPRT पॉजिटिव नेगेटिव थे, थायमिडिन काइनेज नेगेटिव थे एंड डी नोवो पाथ जो चल रहा था उसको भी हमने अमाइनोप्टेरिन से इनिबिट किया, इसलिए उनकी डेथ हो जाएगी, वो इलिमिनेट हो जाएंगे। सो these are eliminated. So this is eliminate from the head selection medium. This is also eliminated. And hybridoma cells they will grow. So grow on the head selection medium. तो यहाँ पे देखिए इनके जो प्रॉपर्टीज है, so they are immortal positive, then HGPRT positive, then thymidine kinase positive. So they survive on head selection medium. So survive on हेड सिलेक्शन मीडियम, कि हेड सिलेक्शन मीडियम पे ओनली हाइब्रिडोमा सेल्स सर्वाइव होंगे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडोमा सेल्स। तो हाइब्रिडोमा सेल्स को ग्रो करने के लिए हम हेड सिलेक्शन मीडियम इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमें ना माइलोमा सेल्स चाहिए थे ना हमें बी सेल्स चाहिए थे नॉर्मल, वी वांट द हाइब्रिडोमा सेल्स, तो इसलिए हम हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करते ऑन हेड सिलेक्शन मीडियम। सो दे आर द सर्वाइव, ये समझ में आपको। सो हाइब्रिडोमा सेल्स सर्वाइव हो जाएंगे हेड सिलेक्शन मीडियम के ऊपर। एंड दिस हाइब्रिडोमा सेल्स को देन अगेन आप क्या करना, सेपरेट करना। सो जो भी हाइब्रिडोमा सेल्स है, तो जैसे हमने बोला अगेंस्ट ए इपिटोप, अगेंस्ट बी इपिटोप एंड अगेंस्ट सी इपिटोप। सो इन सेल्स को हमने, अभी ये मिक्सचर है, तो फर्स्ट हाइब्रिडोमा ये सारे मिक्सचर में प्रेजेंट है क्योंकि वो हेड सिलेक्शन मीडियम पे। नाउ इस हाइब्रिडोमा को हम सेपरेट करते, सो सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ, सो सेपरेशन एंड सेपरेशन के बाद में देन इनसे हम इनको हम कल्चर करते सेल लाइंस में। तो
separation and prepare सेल लाइंस, कि सेपरेशन किया जाता है एंड सेल लाइंस को प्रिपेयर किया जाता है। नाउ देखिए, ये जो सेल लाइंस को प्रिपेयर किया जाता है, इसमें तो फर्स्ट वायल में हमने फर्स्ट सेल्स को सेपरेट किया, सेकेंड वायल में हमने सेकेंड सेल को प्रिपेयर किया, एंड थर्ड वायल में हमने थर्ड सेल को प्रिपेयर किया। सो दिस इज द फर्स्ट वायल, जो ए इपीटोप के अगेंस्ट की प्लाज्मा सेल है। दिस इज सेकेंड वायल, बी इपीटोप के अगेंस्ट की प्लाज्मा सेल है, एंड दिस इज द थर्ड वायल, सी इपीटोप के अगेंस्ट की प्लाज्मा सेल है। So this is B and C epitope, okay, and then हम उनको सेपरेट करते हैं। सो ये सेपरेशन हुआ, एंड सेपरेशन के बाद अभी ये जो एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे, दिस एंटीबॉडीज दे आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट ए इपीटोप, तो ए इपीटोप के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, देन दिस इज monoclonal antibody producing cell, so monoclonal antibody against B epitope, and these are the monoclonal antibody against C epitope। तो इन सेल्स को हम मेंटेन करते हैं लैबोरेटरी में, तो इनको हम कल्चर करते हैं लैबोरेटरी में, एंड सेल लाइंस के फॉर्म में इनको मेंटेन करते हैं। तो जब चाहे तब हम इन सेल्स से एंटीबॉडी आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो कोलेर एंड मेलस्टेन ने So suppose this is the media, so this is nutrient medium, and nutrient medium के ऊपर now these are the hybridoma cells, then these are the hybridoma cells against activated against B epitope, and these are the hybridoma cells activated against the C epitope. So this is cell line A, then this is cell line of B epitope against hybridoma cells, and this is सेल लाइन की जो सेल्स की सेल लाइन है जो हम डिस्कस करें। ओके, सो these are the hybridoma cells, so this is hybridoma cell against A epitope। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कौन से एपिटोप के अगेंस्ट है। देन दिस इज hybridoma cell against B epitope, and this is hybridoma cell against C epitope।
तो दीज आर द डिफरेंट हाइब्रिडोमा सेल्स कि इनको हम मेंटेन करते इन द लैबोरेटरी एंड ये हमें कंटिन्यूसली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके देते. सो दे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. सेल लाइन ए से हम कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज को ले सकते हैं क्योंकि ये आगे जाके जो भी एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे वो सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगे. तो यहां से हम ए टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेंगे, यहां से हम बी टाइप के इपिटोप के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेंगे. तो ये इपिटोप कैंसर सेल्स के ऊपर के एंटीजन के हो सकते हैं, ये इपिटोप टारगेट प्रोटीन्स की जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं. तो रिसर्च में भी प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज किए जाते हैं. तो वो प्रोटीन के एंटीजन वो भी हो सकते हैं. तो दिस इज द डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. So these are the monoclonal antibodies. जिनको हमने प्रोड्यूस किया थ्रू द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. So we produce monoclonal antibodies through hybridoma technology. तो यहां तक समझ में आपको. सो ये हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. एंड दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम आगे जाके एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. सो दे हैविंग डिफरेंट एप्लीकेशंस. तो यहां तक समझ में आया? यस. यहां तक कोई डाउट? दिस इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ओके आकृति. तो ये कोलेर एंड मेलस्टेन ये दो साइंटिस्ट है कि जिन्होंने इसको डेवलप किया था. एंड ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइस, कि ये माइस से ओरिजिनेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है. एंड इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम यूज करते फिर डिफरेंट एप्लीकेशन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के. ओके. सो एनी डाउट? आकृति होमोजेनाइजेशन ये मैकेनिकल वे से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स को सेपरेट करना होता है. जो भी स्प्लीन सेल्स होते हैं उनको होमोजेनाइज करना होता है. तो वो मैकेनिकल वे से किया जाता है होमोजेनाइजेशन. एंड देन हम उन सेल्स को सेपरेशन करते हैं. यहां तक समझ में आपको? तो ये हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट अभी देखिए कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया हमने. नाउ हम नेक्स्ट जब भी हम लेक्चर लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कि कहां पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं. एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का. तो ये हम आगे के लेक्चर्स में एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डिस्कस करेंगे. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के, जिसमें हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया आज हमने.
तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जो मेजरली क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक है कि व्हाई वी फ्यूज बी सेल्स विद द कैंसर सेल्स, कि माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज क्यों करते हैं, तो हाइब्रिडोमा सेल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड, हेड सिलेक्शन मीडियम, ये आप अच्छे से करना क्योंकि हेड सिलेक्शन मीडियम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो एप्लीकेशंस, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ये मेजर एंटीबॉडीज है, टारगेटेड थेरेपीज में हम यूज कर सकते हैं, हम रिसर्च में यूज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट जगह पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं। तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है, न्यू प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे इम्यूनोलॉजी हम सीडी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड आइडेंटिफाई किया गया है। सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक समझ में आपको? यस? यहां तक समझ में आया? तो नाउ यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। नाउ आप कॉन्टेस्ट पेपर जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का होगा वो वेबसाइट के ऊपर है, आप वहां से कॉन्टेस्ट पेपर को देना। जो कॉन्टेस्ट पेपर होगा जिसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कॉन्टेस्ट में, एंड अगर आपने कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का जो भी हमने आज लेक्चर पढ़ा उसका जो कॉन्टेस्ट है वो आज दिन भर अवेलेबल रहेगा ifsonline.com वेबसाइट के ऊपर। सो कॉन्टेस्ट पेपर को दीजिए आप, एंड जैसे आप कॉन्टेस्ट पेपर दोगे शाम के 5 बजे मैं फिर से आऊंगा, हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के जो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो भी स्टूडेंट की जो आज का लेक्चर अटेंड करें वो स्टूडेंट कॉन्टेस्ट पेपर को जरूर दे। ओके, जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यस? सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। तो एनी डाउट? यस? ओके, सो प्लीज कॉन्टेस्ट पेपर को दीजिए, हम शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे डिस्कशन में कॉन्टेस्ट पेपर के। ओके, सो थैंक यू ऑल, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए कि जिससे आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लेक्चर को, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, एंड आपको जिस टॉपिक पे अभी लेक्चर्स चाहिए, आपको जो टॉपिक हार्ड जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसके ऊपर आपको वीडियोस बना के देंगे। तो जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि जिसके ऊपर आपको लेक्चर्स चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो थैंक यू ऑल। एंड आपने ये लेक्चर देखा, सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच।